नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे नुकात जमा हुए हैं पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाने के लिए गुफ्तगू हम करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर दरअसल हम इस चीज़ को समझने से कासिर हैं कि जिस चीज़ को हम कामयाबी तस्वुर करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, वो कामयाबी तस्वुर नहीं की जाती। और मैंने अगले दिन बात की, लोगों ने फिर बहुत सारे मैसेजेस भी किए, ईमेल्स भी आए, फेसबुक पर भी काफ़ी रिस्पॉन्स आई कि ये बात प्रोग्राम में की कि बहुत सारे लोग जो है माशी वजूहात की वजह से मुल्क छोड़ के जाते हैं। तो लोगों का कहना यह था कि माशी वजूहात की बुनियाद पे लोग नहीं जा रहे, बल्कि माशरती वजूहात की बुनियाद पर भी जा रहे हैं। मैंने कहा ये माशरती वजूहात क्या होती हैं? तो मैंने जानने की कोशिश की कि माशरती वजूहात हैं क्या। लोगों ने कहा कि आज़ाद माशरा नहीं है पाकिस्तान का। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। आज आप लोगों के सामने इस पैराडॉक्स को पेश करूंगा। नाजरीन, एक वो जो कि अब मीडिया, आप पता है, इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। एक वो जो ट्रांसजेंडर दावत आपने लाहौर में देखी, और एक वो जो कि ज़्यादा बुनियाद परस्त लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो इंतहा पसंदी की जानिब भी राग़िब हैं, ठीक है। और दरमियान में फंसे आप और हम हैं, यानी आप और हम। क्यों? पाकिस्तान की 98% आबादी वो है जो जीने और आप समझें कि जियो और जीने दो के फ़लसफ़े पर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माशरे में इतनी आज़ादी ज़रूर हो कि लोग आज़ादी से घूम फिर सकें, ख़वातीन काम पर जा सकें, लड़कियां स्कूल में पढ़ सकें, और आप अपनी मर्ज़ी का सादा लिबास पहनकर जहां भी चाहें जा सकें, ठीक है। आपको किसी किस्म की हॉरेसमेंट या परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी जानिब, जब भाई बड़े पते की बात कर रहा हूं यार, मैं टीवी पर मंजन मेरा ही बिक रहा होता है, मैं आपको बता रहा हूं, लोग मेरी बातें सुनने के लिए बहुत वो रहते हैं, तजस्सुस का शिकार। तो आप देखें कि एक तरफ माशरा किसी तरफ और दूसरी तरफ किसी और तरफ, बीच में फंसे हम लोग। तो हमें अगर आप रोकना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में रहें, इस मुल्क की खिदमत करें, तो माशी एतबार से भी और माशरती एतबार से हमें जो है वो आप फैसिलिटेट करें। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जो कि एक मईशतदान है, मईशत पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और एक मुहक्किक भी हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो। बहुत शुक्रिया अली भाई। बात कुछ ऐसी है कि डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, यहाँ पाकिस्तान के माशरे और अहवाल के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद अब हम खुल के मईशत पर तनकीद भी नहीं कर सकते। अब हमें सिर्फ वाह 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 करनी पड़ती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी भौंडे से शायर के मुशायरे में आ गया हूँ, और यहाँ पर मुझे हर शेर, चाहे वो सही हो या गलत हो, बावज़न हो या बेवज़न हो, मुझे वाह 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 करनी पड़ती है। हमने जनाब इसहाक़ डार साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, हमने इतनी तनकीद की उन पर। फिर आपको पता होगा ये मुफ्ता इस्माइल साहब, जो आपको पता होगा आजकल बच्चों की सालगिरहों पर भी चले जाते हैं केक काटने के लिए, कोई और इनसे पूछ या बात करने के लिए तैयार तो है नहीं, बहुत सादा जहन हो गए। पहले तो फ़ोन भी नहीं उठाते थे जब वज़ीर ख़जाना थे, अब मैंने सुना है बच्चों के सालगिरहों पर भी जा रहे हैं। उन पर भी हमने बहुत तनकीद की। उन्होंने भी मईशत का भरपूर बेड़ा गर्क किया था अपने दौर में, मुफ्ता इस्माइल साहब ने। आज हम उन्हें पता नहीं फ़लसफ़ी समझना शुरू हो गए हैं। इस आदमी ने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की मईशत का। फिर आए असद उमर साहब, जिन्होंने तिया पांचा कर दिया यार। असद उमर ने जो किया ना, मैं फैमिली शो है, मैं आपको बता नहीं सकता। और डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब का भी एहतराम करता हूँ, वो ज़ुबान टीवी पर इस्तेमाल नहीं हो सकती कि जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का किया। यकीन करें फैमिलियाँ देखती हैं, वरना मैं बोल भी देता। और फिर उसके बाद आपको पता है आजकल तो हमें तारीफ़ ही करनी होती है। औरंगज़ेब साहब क्या कर रहे हैं मईशत के साथ, मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलेंगे, मैं करूँगा वाह 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 वाह। आगे सारी बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। सर, आप भी 2 दफ़ा वाह वाह कह दें, ये आपकी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। जी जी, वो मुझे वाह वाह कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से आपने वाह वाह कह दिया उनको। अब जहां तक औरंगजेब साहब की बात है, वो तो एक ही बात करते हैं कि टैक्स लगाने पड़ेंगे। कोई बंदा ये बात नहीं करता कि कर्जों से, ठीक है, पहले भी कई दफा आपके प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि मुल्क चला जरूर करते हैं, लेकिन कर्जों से मुल्क तरक्की नहीं करते।
और वो जितना चलना था वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो एक्सपर्टीज या स्किल्ड लोग हैं तो वही इस कर्जे को लेकर प्रोडक्टिव इसका इस्तेमाल करके मुल्क को चला सके। लेकिन वो देखें उसमें भी हम फेल हो गए। और ये भी बात मैं कई कई दफा आपके प्रोग्राम में कही है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इकोनॉमिक्स काम नहीं करती, क्योंकि कोई भी आपने थ्योरी, कोई भी आपने एप्लीकेशन लगानी होती है तो उसके लिए एक आपको एनवायरनमेंट चाहिए होता है। हम एनवायरनमेंट बनाते नहीं है, लेकिन हम थ्योरीज की जो एप्लीकेशन है वो करना शुरू कर देते हैं। तो हम जो पोटेंशियल्स है मुल्क का उसकी तरफ बंदा बात नहीं करता। अब मुफ्ता इस्माइल साहब थे या इसहाक डार साहब थे या उसके बाद औरंगजेब साहब आए हैं तो सारे टैक्स लगाने और टैक्स बढ़ाने की बीच में बात कर अब्दुल रहे हैं। हफीज लेकिन शेख साहब भी फिर आए वही थे, बात, उन्होंने भी इन्हीं के अपने प्रोग्राम में ये बात मैंने कही थी कि बीच में अब्दुल जी हफीज शेख बोलिए। साहब भी आए थे, उन्होंने भी भरपूर अंदाज से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पाकिस्तान की मईशत का भरपूर बेड़ा गर्क किया। आइंदा भी आएंगे, आप फिक्र ना करें, आइंदा भी आएंगे वो। जी जी, आपकी आवाज़ मुझे बड़ी कम आ रही है। चलिए ख़ैर, मैं बात ये कर रहा था कि जो मुल्क का पोटेंशियल है, उसको लेके चलने की कोई बंदा बात नहीं करता। औरंगज़ेब साहब भी टैक्स की बात करते हैं, लेकिन वो जो पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं, जो कई दफ़ा बताया जाता है कि वो इतने मिलियंस हैं, लेकिन उनकी तरफ शिकंजा किसने कसना है, उसके ऊपर कोई बंदा नहीं जाता कोई भी। बहरहाल पे बात एक रह जाती है, आप इंडायरेक्ट टैक्सेस जो है, उसके ऊपर इज़ाफ़ा करते जा रहे हैं। कभी तेल की कीमतें बढ़ाते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन थोड़ा-थोड़ा कम करके आप लोगों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि देखें जी, हमने तेल की कीमतें कम कर दी, इससे आपकी ज़िंदगी जो है, वो जन्नत बन जाएगी। हैं? हालाँकि देखा जो इंटेंसिटी तेल की कीमतें बढ़ाने की होती है, वो तेल की कीमतें कम करने की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो अब जैसे अब रोना रोया जा रहा है कि 2027 तक जो आलमी रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने कहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 3.5 है, कहीं 3.7 भी आ रहा है। अब देखें कि इस 3.5% ग्रोथ के साथ अब कितना आगे एक्सेल कर सकते हैं। अब अपनी पॉपुलेशन देखें, कल मैं किसी प्रोग्राम में बात कर रहा था तो उसमें जो जो मेरे साथी थे वो थोड़ा गुस्सा हो गए कि आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, आप नहीं करते। देखिए जी, बात ये है कि वो सेक्टर जहाँ पे आपका इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, 2% से ज़्यादा हमारा ग्रोथ रेट है और आप 3.5 की बात करें, इसमें 2.1% वही निकाल लें जो पॉपुलेशन को मेंटेन करने में लग जाएगा, बाकी आपके पास बचा 1.4। उस 1.4 अनएम्प्लॉयमेंट 24% मुल्क में चला गया है। पॉवर्टी रेट जो है वो 44% से भी ज्यादा चला गया है। लेकिन उसके बावजूद हम ये मजबूर करें लोगों को, वाह करें क्यों, हम ये बात करते हैं कि यकीन 2023 करें में ये पीटीआई इन्फ्लेशन वाले फंसा 3%। गए। मेरी आवाज आपको आ रही हो तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं, मैं किसी सियासी जमात के मुतालिक बात नहीं कर रहा भाई, पीटीआई वाले बुरा ना माने। पीटीआई वाले हमें फंसवा गए। ये इनको जो जोश चढ़ा है 9 मई को और इन्होंने जो मुल्क में बवाल मचाया, उसकी वजह से क्या हुआ कि मीडिया के भी मुंह पे टेप लग गई और इनकी अपने तो कहाँ टेप लगी, छोड़ो फैमिली शो है, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन इनकी वजह से बड़ा मसला हुआ है। वरना मैं आपको बताऊं, अगर 9 मई का वाकया पेश ना आया होता, अफसोसनाक वाकया, तो आज मैं और आप खुल के तनकीद कर रहे होते कि मुल्क की माशी पॉलिसियां गलत हैं और हो सकता है ये इस्लाह भी कर रहे होते अपनी। लेकिन ये पीटीआई का ये जो बिला वजह का फालतू का ये था ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। अब ये माफ़ी भी नहीं मांग रहे, वहां से कहा भी जा रहा माफ़ी मांग लो ताकि मैं और आप तो खुल के बात कर सकें कि मईशत का क्या हाल हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हम आज़ादी से बात नहीं कर सक रहे क्योंकि पीटीआई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, इनके मसले नहीं खत्म हो रहे। माजरत, मैं सियासी बात नहीं करता जी। उसमें अली भाई बात ये देखना, हर कोई बंदा जो है खाली पीटीआई नहीं, हर एक जमात हम गलतियां करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने उन गलतियों को रियलाइज नहीं किया और उनकी गलतियों का खमियाजा जो आम आदमी, मैं आप या आम आदमी जो भुगत रहा है। अब अगर पीटीआई लेट्स से कि वो अपनी गलती रियलाइज करके वो माफी मांग लेते, वो उनकी जो सियासत है वो कहाँ जाएगी। तो हर बंदा जो है अपनी सियासी दुकान जो है उसको चमकाने के चक्कर में, उसको चलाने के चक्कर में, उसको आगे लेके आने के चक्कर में जो आम आदमी जो है उसको उसको पीस रहा है। और आप देखें कि हम कहने को कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो आपका 4.1% है, लेकिन आप मार्केट में चले जाएं, आपको नजर आएगा कि ऐसी कोई चीज हमें नहीं मिलती कि जिसके ऊपर हम रिलाय करके ये कह सकें वाकई यार इन्फ्लेशन जो है वो 4.1% है। और अगर इन्फ्लेशन 4.1% है तो गवर्नमेंट जो माफिया है उनके साथ कह लें कोई डिस्कशन क्यों कर रही है। अगर इन्फ्लेशन 4.1% था तो चीनी जो 75 रुपए किलो क्यों नहीं आई, वो 175 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट जो उनके साथ बार्गेन क्यों कर रही है। तो करने में, दिखाने में, लिखने में और बोलने में आपको हर तरफ तजाद नजर आएगा। अच्छा, तो एक मसला आपके सामने रखना चाहता हूं, सॉरी, आपके सामने मसला रखना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी कहती है, बिजनेस कम्युनिटी का यह कहना है कि जनाब 32 सूबे बनाए जाएं। मेरे जहन में आया, मैं आज डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से पूछूंगा कि ये 32 सूबे बनने से क्या पाकिस्तान के माशी हालात ठीक हो जाएंगे। वो उनका कहना है ये 32 सूबे बनाएंगे हम, तो 32 सूबों से क्या मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे और क्या बन सकते हैं प्रैक्टिकली 32 सूबे।
अली भाई आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि 32 सूबे बनने चाहिए। मेरी आवाज नहीं आप आ तक आ रही। रही? 32 सूबे हमारी बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि 32 सूबे बनने चाहिए। क्या 32 सूबे बनने से पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए जी, सूबे 32 को छोड़ के 132 बना लें। जब तक चीजों को आप समझे नहीं, जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, अपने काम को आप जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो वो ये 32 सूबे बनाने से क्या फर्क पड़ेगा आपको। बात ये है कि आप जो, मैं आपसे बात पहले कर रहा हूं, अगर मैं इस जगह बैठा तो मुझे अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। आप अपनी जगह बैठे हैं, आपको अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। जो हुकाम बाला है या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर लोग हैं या एडमिन के अंदर लोग बैठे हैं, जब तक ये लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। अभी आप देखें के अंदर जो तूफान आया, जितने लोग मारे गए, अभी तक हमें वो सही अंदाजा भी नहीं है कितने लोग मारे गए, कितने लोग वहां पे मतलब उनकी लाशों का पता नहीं चल। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अरे भाई 800 अरब का कर्जा है आपके ऊपर, तो जिस सूबे के ऊपर 800 अरब का कर्जा हो, उसके सीएम को ये बात करने की जरूरत है इस तरह की, और टाइम है इस तरह की बातें करने का। अभी तो मेरे ख्याल में सारे लोगों को इकट्ठे होके जितना केपीके की हेल्प हो सकती है वहां के लोगों को सेटल करने में हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। ये लेकिन हम इस तरह 2005 के जलजले के बराबर ये कुदरती आफात आई हैं, 2005 के जलजले के बराबर। ये फिर आपकी आवाज खत्म हो गई है। वो बीच बीच में आती जाती रहेगी, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि 2005 का जो जलजला आया था ना, उसके बराबर ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आए हैं, जलजले के बराबर जो है सैलाब के इम्पैक्ट्स आए हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। देखिए 2005 का जो जलजला था, आप समझते हैं कि आज जो तबाही हुई है इसके बराबर है। मेरा ख्याल है कि आज जो तबाही हुई है ये उससे कहीं ज्यादा है। फिर दूसरी बात यह है कि हमें, जब पिछले 10 सालों से इंटरनेशनल मीडिया जो है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज के लोग जो हैं, ये हमारे अपने लोकल जो रिसर्च के इदारे हैं, वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो है इसके बारे में, इसको रोकने के लिए या इससे निपटने के लिए कुछ इकदाम किए जाएं। हमने क्या किया? क्या हमने वो जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज उनको हमने बंद कर दिया? क्या हम जो बेजा दरख्तों की कटाई कर रहे थे बंद कर दिया? क्या जब पाकिस्तान बना था जो 22.5% आपको टोटल रकबे का ऊपर जंगलात थे, क्या उनको हमने बढ़ाया? नहीं, उनको बढ़ाने के बजाय हमने कम किया। आज हमारे प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि हमें फैसला कुन अंदाज में दरख्त लगाने की जरूरत है। मुझे बताइए पिछला जो बिलियन सुनामी ट्री मंसूबा था वो कहाँ गया? क्या वो हमने वाकई उसको डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ वो उसको हमने इंप्लीमेंट किया था कि या रियलिटी में हमने कहीं दरख्त लगाए? कितना मैंने केपी के फिर के देखा, मुझे उस मंसूबे की कहीं वो टेल भी नजर नहीं आई। तो चीजें जो है नहीं, वो अभी छोटे हैं, उसके बारे में हमें जो फैसले हैं वो करने चाहिए, ना कि हमें किताबों में बातें करनी चाहिए। वो दरख्त अभी छोटे हैं, अभी बड़े होंगे वो, अभी वो छोटे दरख्त हैं, उनको कुछ साल लगेंगे फिर वो बड़े हो छोटे भी जाएंगे। होते हैं। जब से हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन दरख्तों को बड़ा हो जाना चाहिए था। अब अगर वो दरख्त नजर कहीं नहीं आ रहे, इसका मतलब हमने वो दरख्त लगाया ही नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने जो प्रिंट मीडिया के ऊपर हमने कैंपेन शुरू की, जैसे हमारी भी सीएम मरियम नवाज साहब गई हैं, तब भी अपने उस दौरे पे हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा हम मीडिया कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं ये आने वाले 8 दिनों के अंदर जो लाहौर है ये टोक्यो से भी आगे निकल जाएगा। तो हमें इस तरह की जो मीडिया कैंपेन्स हैं उससे बाहर निकल के रियलिटी टर्म्स में काम कर। वैसे जितनी खुदाइयाँ इस वक्त तरक्याती काम के नाम पर पाकिस्तान में हो रही हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि टोक्यो बन जाएंगे या नहीं, लेकिन जितना ये खोद रहे हैं मुझे लग रहा है दूसरी तरफ टोक्यो ज़रूर निकल आएगा। बड़े अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। नाजरीन, आपको पता होगा कि मुल्क में सैलाबी कैफियत है, कराची में भी रेन एमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन सुबह में जब टिप टिप बरसा पानी तो मेरे जहन में आया कि यार ये सारा पानी हमने उठाकर नालों में गर्क कर दिया। अगर हम इसे जमा कर लेते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते तो क्या कमाल हो जाता। आपको पता होगा कि कराची का वाटर टेबल, सब सॉइल वाटर, वो भी सारा ड्राई हो चुका है। मेरे दिल में ख्वाहिश आई, ये काउंसलर आजकल खड्डे बना बना के पानी उसमें डाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि साहब बोर से हम मोटर से बाहर निकालेंगे। यार आप कराची का कोई चप्पा खाली छोड़ देते, हर जगह शादी हाल, बच्चों के स्कूल और जनाब शॉपिंग मॉल बनाने के बजाय तालाब बना लेते। यार तालाब बना लेते, बंद बांध देते। ये जो लियारी नदी है, ये जो मलीर नदी है, इसमें पानी को जमा कर लेते यार। लेकिन आप में आपका ऊपर वाला खाना जो है
उसमें कोई गड़बड़ है। यार इतने आप लोग बेवकूफ लोग हो कि वो कुएं खोद खोद के उसमें पानी डाल रहे हो, कह रहे हो ये पानी सब सॉइल वाटर पूरा करेगा, फिर उसके बाद हम मोटर से इसको बोर करके निकालेंगे। अरे भाईजान तालाब बना लो यार, सारी दुनिया में यही हो रहा है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपकी इत्तला के लिए मैं ये बात बताता चलूं कि बहुत सारे ममालिक जहां पर बारिशें होती हैं, मौसम लगता है, वहां पर वो लोग वाटर बॉडीज़ बना देते हैं। मलेशिया एक मिसाल है जहां पर जगह जगह बारिश का पानी जमा करने के लिए वाटर बॉडीज़ बना दी गई हैं। आपके मुल्क के अंदर आप डैम भी नहीं बना सकते हो, रेज़रवायर भी नहीं बना सकते हो। बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ भी नहीं। बुरा ना मानना, डैम बना, रेज़रवायर बना, 10-10 रुपया इकट्ठा करके आपने कहा था आप डैम बनाएंगे। मुझे पहले वो 10 रुपये वाला डैम चाहिए, मुझे 10 रुपये वाला डैम दिखाया जाए। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, कहां है मेरे 10 रुपये? जी, पहली बात तो ये है कि अगेन वही बात, पुरानी बातें हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि वजह उसकी ये जो चीज़ों को बरामद नहीं होता तो नई चीज़ को बाहर निकल के सामने आती नहीं है। अब चीफ जस्टिस साहब जो पुराने थे, साकिब निसार साहब, उनका काम ये नहीं था कि वो डैम बनाते, और ना उनका ये काम था कि डैम बना सकते थे। हाँ, लोगों को ध्यान लगाया, पैसा इकट्ठा किया, अब उस पैसे के बारे में नहीं पता वो पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, अभी मलेशिया के अपना एग्जाम, लोग जब उनके हादसा को फेस करते हैं तो लोग उनसे सबक सीखते हैं। हमारा मसला ये है कि हम किसी भी हादसे से सबक नहीं सीखते। 2005 का जो ज़ल्ज़ला के जो नुकसानात हुए, उसके हमें चाहिए था कि हम उसके तदारुक के लिए कुछ ना कुछ कतल किया। पिछले 10-15 साल से क्लाइमेट चेंज का इश्यू चलता आ रहा है, और ये सब बात ये है कि हमें पता है कि पाकिस्तान उस क्लाइमेट रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसके बावजूद हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम उस ब्लेम गेम में पड़े हुए हैं। चूंकि पिछले 32 साल हुकूमत नहीं मिली, 3.5 साल जी मेरी पिछली हुकूमत नहीं थी, क्योंकि ये सारा किया था पिछली हुकूमत का, इसलिए हमारी तो जिम्मेदारी बनती नहीं है। बात ये है कि कब हम जिम्मेदारी जो है उसको ऊन करना नहीं, अभी एक नई फिल्म आ जाएगी, सुने सुने, को छोड़ के अभी एक नई फिल्म आ जाएगी, और वो नई फिल्म ये होगी कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट का 1% जाया हो गया, क्योंकि सैलाब में जाया हो गया। अब ये 3.7 भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि देखें आपके सामने ही सैलाब आया था। अब 1% और रिड्यूस कर दें, हो सकता है ना ऐसे? कल पहले भी तो हुआ है ना। 2005 का ज़ल्ज़ले के जो नुकसान थे वो बहुत दूर थे। जब अभी पिछला जो सिंध का फ्लड आया, उससे हमने क्या सीखा, जहां पे $60 बिलियन का हमारा नुकसान हो गया। तो सिर्फ हम, मेरे ख्याल में इटहाक के ऊपर चल रहे हैं। सारी हमारी सोच अब जो है वो इटहाकिज्म को कबूल कर चुकी है कि ठीक है, वक्त जितना आपका टर्नआउट है उसको एंजॉय करें, सेनेट की तनख्वाहें बढ़ाएं, जो कौमी असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ाएं, जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। बाकी हमारी परफॉर्मेंस कुछ होती है या नहीं होती, वो एक अलग बात है कि किसी की परफॉर्मेंस कुछ है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम उनको अवार्ड से भी नवाजते हैं। कि मुझे तो उसने अवार्ड तकरीब जो देके ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं के अलावा किसी बंदे ने और मुल्क के अंदर काम ही नहीं किया। तालीम को आपने इग्नोर कर दिया, अपने सहाफत को इग्नोर कर दिया, आपने जो सेहत थी उसको इग्नोर कर दिया। बहुत सारे लोग को उठा भेजा काम करें शोबों के अंदर, लेकिन आपने उनको इग्नोर करके जो घर के लोग थे उन्हीं के अंदर आपने वो अवार्ड तकसीम किया। तो ये सारी बातें जो है, क्या हकीकत से निकल कि इन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए थे कि उनको अवार्ड से नवाजा जाता। काम के मसाइल ही पड़े हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप एक मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों के अंदर आपकी पब्लिकेशंस जाती हैं, उनके जर्नल्स के अंदर आपके मकाले छपते हैं। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, एक्सक्यूज मी प्लीज। आपने देखा होगा यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारे जो है लातादाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन, वाइस चांसलर, इनके इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पर्चे छप रहे हैं। तो ये फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के जो हमारे सो कॉल्ड फनकार हैं, बड़े बड़े अलाउंसेस ले रहे हैं हमारे प्रोफेसर वगैरह वगैरह, तो इनसे यार एक सवाल का जवाब मुझे ले दीजिएगा। आप नहीं देंगे मुझे जवाब, आप इन लोगों से मुझे जवाब लेके देंगे कि 2.5%, 3.5%, 3.7% जीडीपी ग्रोथ रेट, स्टॉक एक्सचेंज आपका 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, ये कैसे हुआ? कंपनी की अर्निंग्स आप बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यार आप मेरी फिर ये कि फाइनेंस की किताबें सारी जला दें, और डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब मेरी इकोनॉमिक्स की सारी जितनी किताबें वो रद्दी वालों को बेच दें, और हमारे ये जितने प्रोफेसर हैं इनसे इस सवाल का मुझे जवाब लेके दे दें कि 3.7% या 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट पे स्टॉक एक्सचेंज कैसे 3 गुना बढ़ गया। ये जवाब मुझे चाहिए जी।
जी, वो देखें वो चलो जितना जवाब मुझे आता है मैं वो आपको बता देता हूँ, हाँ, बाकी तो अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरे ख़्याल में उनको चाहिए कि आपके प्रोग्राम को कमेंट करें तो वो आपके सवाल का जवाब। अब मैं पिछले हफ़्ते की बात करूँ, पिछले हफ़्ते आप देखें कि आपका स्टॉक मार्केट जो है वो उसके अंदर खरबों रुपए डूब के, लेकिन इंडेक्स जो है आपका वो पहले से अप हो गया। तो मुझे तो ये मैकेनिज़्म अभी तक समझ नहीं आ रहा, और ये फिर मेरा जो क्लेम है ये दोबारा उसी बात की उतर जा रही है। पाकिस्तान बाहर इकॉनमी है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स काम नहीं करती। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करने के लिए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। मुल्क में शदीद सैलाबी कैफियत भी है, बारिशें, तूफ़ान हर जगह पर। आज कराची शहर पर भी बारिश मेहरबान ज़रूर है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रहमत की बारिश हो। ताम बादल के गरजने से ऐसा महसूस हो रहा है कि आमाल का नतीजा कहीं आज ही ना आ जाए। खैर, हम वापस चलते हैं। हम बात कर रहे थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के साथ। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब हमें बता रहे थे, थोड़ा सा मैं मुख्तसर रखूँगा। मैं चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटियाँ क्यों कासिर हैं, वो क्यों पाकिस्तान के इस अहम सवाल का जवाब नहीं दे सकती कि जीडीपी ग्रोथ रेट इतना कम और स्टॉक एक्सचेंज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और साथ साथ हुकूमती दावे। तो ये आप बता रहे थे मुझे। जी। जी, पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट जो है उसको हमें इतना उस तरह से नहीं देना चाहिए, पूरी इकोनॉमी आपकी शो नहीं होती। इससे ये एक जो इंडिकेटर है कि जिससे आप ये परसीव कर सकते हैं कि हाँ जी, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि स्टॉक मार्केट आपका ग्रो होगा तो सारे का सारा जो आपका इकोनॉमी है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अच्छा, अब जहाँ तक बात ये हो रही है ग्रोथ आपकी स्लो है लेकिन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जो है वो आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कोई डीलिंक्स हैं जो शायद अभी अभी तक हम उनको परसीव नहीं नहीं, कर लेकिन पाए ये या आप हम उनके बता रहे बारे हैं में ना, सीरियस ये नहीं हैं। ये आप बता रहे हैं ना मुझे। ये पाकिस्तान वाले प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे मुझे? ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बता रही? ये तो कॉन्फ्रेंसें और सेमिनार कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे मुझे? इस सवाल का जवाब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। तो वो उसकी वजह ये है कि आपने इंट्रो के अंदर खुद ही कहा था कि हमें वाह-वाह चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो ये सारी बातें आप कह रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे आपके इस सवाल का, कि वो सारे लोग जो हैं वाह-वाह करने के अंदर मसरूफ हैं। तो जब वो वाह-वाह से उनकी जान छूटेगी तो फिर आपके वो सवाल का जवाब भी दे देंगे आपको। हाँ, ये बात आपने बड़ी अहम कर दी, लेकिन आप तो एकेडमिया से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। ये तो एक, जिसे आप कहें, फिर ऐसे लोग हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे कि जो खुलकर ये भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, इकोनॉमिक और फाइनेंस के फिनोमिना एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये हमारी नई जनरेशन को तैयार करेंगे? मेरा आपसे सवाल। जी, उसमें अली भाई बात देखें, मैं भी इसी सिस्टम का पढ़ा हुआ हूँ, बल्कि मैं कई दफ़ा में ये मेरी बात हुई है कि आप इतना एक्सेल कैसे करेंगे? अल्लाह ताला की ज़ात ने एक्सेल किया, मुझे मेरी ये इतनी औकात कहाँ कि मैं ये बात कर सकूँ। तो मैं भी आम का पढ़ा हुआ हूँ, मैट्रिक के बाद मैंने एफए, बीए, एमए मैंने कैंडिडेट घर में बैठ के मैंने एग्ज़ाम दिया है, इवन कि मेरा एमफिल भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, मेरी पीएचडी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है। उसके बावजूद की ज़ात ने इतनी रहमतें मेरे ऊपर की हुई हैं। तो बंदे के अपने अंदर भी एक विल होती है ना आगे बढ़ने की या काम करने की। हमारी यूथ जो है वो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बंदा जो है वो चाहता है कि हर आने वाले नए सेकंड के साथ वो या तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन लोग ये नहीं सोचते, बल्कि आज मेरी भी सक्सेस के बारे में लोग बातें करते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत की है। आज जितनी अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे हाथ में ताकत दी है, मैंने उसको इस्तेमाल किया है, जितना मैंने सैक्रिफाइस किया है, वो किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन आती है हर बंदे को। तो नई जनरेशन जो है उनको मेरे ख्याल में सोशल मीडिया से निकल के हमें थोड़ा रियलिटी की तरफ देखना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए। जब आप मेहनत करेंगे तो फिर आपको हाथ देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको मीडिया कैम्पेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बड़े किसी सियाने ने बात कही है कि आपके जो अमल होते हैं या जो आपका आउटकम होता है, वो आपके अल्फाज़ से ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब आप काम करते हैं, तो सारे लोग फिर काम आपका देखते हैं, फिर लोग आपको ढूँढ लेते हैं। ये बड़ा अहम नुकता है जो आपकी तरफ से आ गया। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, बड़े अहम नुकात के ऊपर हमने बात की डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के साथ। मुल्क के अंदर सैलाबी कैफियत, नाजरीन, रोज़ कुदरती आफात की तादाद में इजाफा और उसके साथ साथ मुश्किल और परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ताहम हमारे आमाल जो हैं उनकी इस्लाह हम जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा रहे, और हमारे लिए भी आसानी रहेगी। मुश्किलात बहुत सारी हैं और इनसे हमने मुकाबला करना है। हमारी मईशत और शरह नमू जो कि 3.7% ये बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसके बारे में भी मुस्तकबिल में बात करेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।